वेरियस एग्जाम में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कक्षा 6 के भूगोल विषय का पाठ 4। पाठ का नाम है मानचित्र। अर्थात इस पाठ में हम मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और किस मानचित्र का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, बगल में एक इमेज प्रदर्शित है। इसकी सहायता से हम दिशा का पता लगाते हैं। और ये जो बीच में एक एरो दिख रहा है आपको उत्तर दिशा की ओर और एक एरो दक्षिण दिशा की ओर, ये मैग्नेट की बनी होती है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होती है। ठीक है, इसके बारे में पाठ में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया और पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास ग्लोब है। ग्लोब की सहायता से हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। लेकिन जैसे मैं कोई अपने देश, राज्य या फिर कोई छोटे से गांव के बारे में अध्ययन करते हैं, तो यह ग्लोब की सहायता से संभव नहीं है, क्योंकि ग्लोब का गोलाकार होता है और हमारे गांव का, शहर का या फिर देश को बहुत अच्छे से ग्लोब में नहीं समझाया जाता है। इसके लिए हम मानचित्र बनाते हैं और मानचित्र की सहायता से हम अपने देश, राज्य, गांव के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, मानचित्र क्या होता है। मानचित्र कुछ और नहीं होता, एक चपटा सा भाग होता है, सतह होता है, जिस पर हम कागज में किसी पैमाने के माध्यम से खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम मानचित्र अपने देश का, राज्य का, गांव का बना सकते हैं और उसमें विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्लोब के अपेक्षा मानचित्र हमें ज्यादा जानकारी देता है। इसका एकमात्र रीजन क्या है कि मानचित्र के माध्यम से हम देश को भी अच्छे से देख पाते हैं और देश के अंदर, मान लीजिए मुझे किसी गांव के बारे में जानना है, तो गांव का यदि मैं मानचित्र बनाऊं पूरे कागज पर, तो निश्चित पैमाना होगा, निश्चित दूरी व्यक्त होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए अत्यधिक उपयोगी होता है। जो एक बुक होती है जो केवल मानचित्र का बुक है, मतलब सभी जगह का मानचित्र बना हुआ है, तो उससे मिलकर के एटलस बनता है। मतलब उस किताब को हम क्या कहेंगे? एटलस कहेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। मानचित्र होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के। सबसे पहले भौतिक मानचित्र, ठीक है, फिर दूसरा होता है राजनीतिक और तीसरा मानचित्र होता है थीमेटिक मानचित्र। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं भौतिक मानचित्र क्या चीज है। देखिए, भौतिक मानचित्र मतलब जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी तथा महासागर इत्यादि जो दृश्य होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल मानचित्र। ठीक है, इस पर आपको क्या दिखता है? सिर्फ पर्वत दिखेगा कि किस क्षेत्र पर कहाँ पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ मैदान है और कहाँ सागर है। इस मानचित्र में आपको सिर्फ इतना ही जानकारी मिलेगा। ठीक है, जिससे उच्चावच आप बोलते हैं कि पर्वत, पठार, मैदान जहाँ होती है उसे उच्चावच नाम से जाना जाता है। ये लिखा हुआ भी है, उच्चावच मानचित्र कहा जाता है, तो इसे फिजिकल बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं राजनीति मानचित्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल। इस मानचित्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? तो इस मानचित्र में किसी भी देश के बारे में, राज्य के बारे में, नगर, जिला आदि के बारे में इस मानचित्र में जानकारी मिलता है। मतलब आपका मानचित्र बना होगा एक कुछ ऐसा, मानचित्र में आपका कहाँ पर राज्य ये दिखाया होगा, कहाँ पर उसका राज्य का एरिया कितना है, हमारा देश कितना बड़ा है, ये सब दिखाया होगा इस मानचित्र में। लेकिन भौतिक मानचित्र में ये तो जरूर दिखाया होगा हमारा देश कितना बड़ा है, लेकिन वहां पर देश के अंदर कौन कौन से राज्य हैं ये ना दिखा करके, बल्कि यह दिखाया होगा कि यहाँ इस देश में कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, कहाँ पर मैदान है, कहाँ पर नदी है और कहाँ पर सागर है, मतलब कहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये सभी के बारे में अध्ययन कराएगा। अगला मानचित्र के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र। देखिए, थीमेटिक मानचित्र कुछ और नहीं होता। इस मानचित्र में सड़क का मानचित्र बना होता है, वर्षा का मानचित्र, कहाँ कहाँ पर जंगल है, कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, ये सब दर्शे होते हैं इस मानचित्र पर। इसलिए इसे थीमेटिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे मैं फिर अगेन बात करता हूं कि ये मानचित्र हो गया और मानचित्र पर जैसे पेड़ है। ठीक है, जैसे मैं भारत देश की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरा भारत हो गया। भारत पर पेड़ कहाँ कहाँ है? तो जहां जहां पेड़ रहेगा वहां कुछ सिंबल बना होगा। जैसे पेड़ के सिंबल ऐसे बनते हैं ना, तो ऐसे सिंबल बने होंगे। और सड़क कहाँ से निकला है, कितना लंबा सड़क है, क्या है, कौन सा हाईवे है, कौन सा नेशनल हाईवे है, ये सब रहता है थीमेटिक मानचित्र में। अब देखिए, आगे चलते हैं। मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक होते हैं।
पहला होता है दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा प्रतीक। मतलब अगर ये तीन आपके पास हैं तो इसके सहायता से आप मानचित्र खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आखिरकार यह दूरी मानचित्र है क्या। देखिए, मानचित्र के तीन प्रमुख घटक में से पहला घटक है दूरी। देखिए, कोई भी मानचित्र जब भी आप तैयार करते हैं ना, उसके लिए दूरी अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए, मानचित्र हम जब कोई कागज बनाते हैं तो एग्जैक्ट दूरी को हम व्यक्त कर नहीं सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे हमारा घर यहाँ पर है और हमारे घर से विद्यालय 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम मानचित्र पर जब 30 किलोमीटर लेंगे तो यहाँ पर 30 किलोमीटर ना लेकर के बल्कि एक छोटा पैमाना ले लेंगे। जैसे मान लेंगे कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा मान लिए, तो 30 किलोमीटर को हम किससे व्यक्त करेंगे? 3 सेंटीमीटर से, है ना। तो इसके लिए हम मानचित्र को बनाने के लिए दूरी एक छोटे पैमाने के रूप में लेते हैं। अब देखिए, पैमाना हम दो प्रकार से ले सकते हैं। जैसे यदि हम कोई बड़ा मानचित्र बनाना चाहते हैं, जैसे मैं विश्व का मानचित्र बनाना चाहता हूं, तो उस पर पैमाना और छोटा लेंगे। कैसे? जैसे फिर ले लेंगे हम 500 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि हम मानचित्र कोई गांव का बना रहे हैं तो उस पर फिर 500 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, क्योंकि उस पर चित्र हमारा बहुत छोटा बन जाएगा और बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसको फिर हम अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम ले लेंगे 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ। अच्छा, ये अपने अनुसार हम ले सकते हैं, लेकिन जब भी लेते हैं तो मानचित्र में ऊपर की ओर, उत्तर की ओर दाएं साइड लिखा जाता है कि हमने क्या पैमाना लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। ये लिखा है, जब बड़े क्षेत्र वाले भाग जैसे महाद्वीप देश को कागज पर दिखाना है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। समझ गए ना, हम छोटे पैमाने का यूज क्यों करते हैं? इसे छोटे पैमाने वाले मानचित्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम कोई गांव या शहर को दिखाते हैं तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा है 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे, इसे कहेंगे बड़े पैमाने वाले मानचित्र। ठीक है, तो दूरी इस प्रकार से मानचित्र में उपयोगी हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला घटक है दिशा। अगला दूसरा महत्वपूर्ण घटक है दिशा। देखिए, अधिकतर मानचित्र पर आपने देखा होगा कि दिशा कहाँ होता है? की ओर, मतलब मानचित्र में ऊपर की ओर दाहिने तरफ होता है दिशा, जिस पर हमेशा ये लिखा रहेगा ऊ, ऐसा लिखा रहेगा ऊ, मतलब ऊ मतलब उत्तर को दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ज्यादातर मानचित्र में आप देखे होंगे आपको नॉर्थ एन या ऊ बस लिखा मिलता होगा। तो जब आपको कोई मानचित्र में एक दिशा पता है तो उस एक दिशा मतलब उत्तर दिशा की सहायता से हम बता सकते हैं किधर दक्षिण है, किधर पूर्व है और किधर पश्चिम है। इसकी सहायता से आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, मुख्यतः 4 ही दिशाएं होती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसे हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्ग बिंदु कहते हैं, मतलब इनके नाम से जानी जाती हैं। आप देख सकते हैं, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूर्व और ये रहा पश्चिम। लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं, उत्तर और पूर्व के बीच में एक और दिशा है जिसको हम क्या नाम दिए हैं? उत्तर पूर्व। ठीक ऐसे ही यहाँ पर दक्षिण पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर उत्तर पश्चिम है। ठीक है, अब इसका यूज हम क्या क्यों करते हैं? तो इसके सहायता से हम किसी भी स्थान का सही दिशा पता करते हैं, मतलब कौन सा स्थान किस दिशा पर स्थित है, इसकी सहायता से हम सही उसका लोकेशन बता सकते हैं। देखिए, नीचे दिक् सूचक भी बना हुआ है। दिक् सूचक का यूज ज्यादातर जब भी कोई लोग जंगलों में फंस जाते हैं या फिर कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां पर उनको ना तो सही प्रकार से सूर्य की किरणें मिल पाती है, ना तो वहां पर वो दिशा का सही तरीके से ज्ञान कर पाते हैं, वहां पर दिक् सूचक की यूज किया जाता है। ज्यादातर ना इसे आरी वाली यूज करते हैं, जब भी कोई बड़े बड़े जंगलों पर जाते हैं, वहां फिर फंस जाते हैं या फिर कोई मिशन लेकर जाते हैं, तो वहां पर दिक् सूचक का यूज करते हैं। चुंबक का बना होता है और इसके सहायता से हम उत्तर और दक्षिण दिशा का ज्ञात कर पाते हैं। देखिए, हमेशा ये मैग्नेट जो यहाँ पर रेड दिख रहा है ना, ये हमेशा उत्तर दिशा को ही व्यक्त करेगा, चाहे जहां भी रहे। ये हमेशा नॉर्थ को और नीचे वाला कहाँ रहेगा? साउथ में। अब जैसे कि मानचित्र में आपको नॉर्थ वेस्ट पता रहता है तो आप सभी दिशा को ज्ञात कर पाते हैं। देखिए,
मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक। प्रतीक जिसे इंग्लिश में सिंबल बोलते हैं। इसके सहायता से हम मानचित्र पर आकार, स्थिति बताते हैं। वास्तविक आकार जैसे जैसे किसी का घर हो गया, ठीक है, तो किसी का छोटा घर हो गया या फिर किसी का बहुत बड़ा घर हो गया, इसके लिए हम एक प्रतीक बना लिए हैं कि हमें घर को इस सिंबल से व्यक्त करना है। सपोज उदाहरण के समझा रहे हैं कि जैसे हमें घर को इस सिंबल से व्यक्त करना है, तो मानचित्र पर चाहे घर बड़ा हो, छोटा हो या फिर घर कोई भी हो, उसको हम इसी प्रतीक से व्यक्त करेंगे। इसके सहायता से हमको क्या पता चलता है कि यहाँ पर घर है। ऐसे ही हम सड़क का कुछ प्रतीक बना लिए, पुल का, वृक्ष का, रेल की पटरी जो होती है उनका प्रतीक बना लिए। कुआं को कैसे दिखाते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे कुआं को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, और सड़क को ऐसे दिखाते हैं, सड़क को ऐसे दिखाते हैं, रेल की पटरी को कुछ ऐसा दिखाते हैं, आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। और इसके सहायता से ना आप पहचान भी पाते हैं कि कहाँ पर रेल की पटरी बिछी हुई है, कहाँ पर सड़कें हैं, कहाँ पर कुआं है, कहाँ पर वृक्ष है। इसके सहायता से हमको आसानी से पता चलता है। या फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे हमें तालाब दिखाना है, ठीक है, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन बना लिए और वहां पर अंदर भर दिए नीला रंग। मतलब नीला रंग में से मतलब किसे व्यक्त करेगा, पानी को। मतलब वहां पर तालाब है, कुआं है या फिर समुद्र है, ऐसे हम व्यक्त करते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं, ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। मतलब मानचित्र बनाने के लिए तो हमें स्थान कम होता है, एक कागज पर दिखाना है, तो यहाँ पर जैसे हमने घर को इससे व्यक्त किया, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे डॉट बना दिया कि मतलब कई घर है मानचित्र पर, ठीक है, तो स्थान कम लगा लेकिन हमें जानकारी अधिक प्रदान किया कि हाँ वाकई यहाँ पर घर है। पेड़ के लिए कुछ ऐसा बनाते हैं सिंबल, तो यहाँ पर पेड़ है। देखिए कुछ नीचे सिंबल दिया हुआ है, जैसे रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में कौन कौन सी होती है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और रेलवे स्टेशन। इसको हम ऐसे व्यक्त करते हैं, ये बड़ी लाइन का हो गया, ये मीटर लाइन का, मतलब इसे छोटी लाइन के नाम से जानते हैं, और ये हमारा हो गया रेलवे स्टेशन। आगे सड़क। सड़क भी दो प्रकार की होती है, पक्की और कच्ची। पक्की सड़क को हम दो सीधी रेखा खींच करके दर्शाते हैं और कच्ची सड़क को दो डैश डैश रेखा करके दर्शाते हैं। ये सीमा हो गया, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये सीमाएं हो गई। इस सीमा को हम इससे व्यक्त करेंगे, इनका निर्धारण कर लिए हैं। यहाँ पर और कुछ दिया हुआ है, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, इनका भी सिंबल दिया हुआ है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। ये अब देखिए एक बात हम आपको बता दें, जैसे आप कोई भी स्थान पर गए हैं, उस स्थान का स्थानीय भाषा आपको नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, वहां से किसी भी मतलब जिस स्थान पर आपको जाना है वहां का तो आप उनसे पता नहीं पूछ सकते हैं। तो इस मैप के सहायता से, मतलब ये इस चिन्ह के सहायता से आप देख सकते हैं कि जहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं या फिर जहां पर हैं, वहां से कितनी दूरी पर मंदिर है, कितनी दूर पर मस्जिद है, कितनी दूर पर चर्च है या फिर कितनी दूर पर पानी है। क्या कर पाएंगे, उनके भाषा में उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको उस भाषा का ज्ञान नहीं है। तो इस मानचित्र के सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, ठीक है, और इन्हें ऋण चिन्ह के नाम से जानते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। मतलब ये प्रतीक ऐसा ही नहीं है कि हमारे जो मन में आए हम दर्शा दें। एक इंटरनेशनल बैठक के माध्यम से इस प्रतीक को चयन किया गया है कि मंदिर को हम सिर्फ इससे व्यक्त करेंगे, गिरजाघर को इससे ही व्यक्त करेंगे। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा कि हमको भाषा नहीं पता, फिर भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाया गया है, जैसे ये किसका सिंबल है, ये पेड़ का है, ठीक है, ये आपका नदी का हो गया, मतलब सॉरी पानी का हो गया, जलाशय है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपका डायरेक्शन भी दिखाया है उत्तर। अब आपको इधर उत्तर पता चल गया तो नीचे क्या होगा, दक्षिण, और इधर पूर्व, और यहाँ पर क्या होगा, और ये पुल का सिंबल है, ये ब्रिज का है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिंबल है, छोटी लाइन का हो गया, ये कच्ची सड़कें हो गया, ये मतलब ये आपका मंदिर भी हो गया, ये नदी हो गया, ये उद्यान हो गया। ऐसे ऐसे आपको सिंबल मानचित्र में दिखाए होते हैं। आगे चलते हैं, रेखा चित्र। अब देखिए रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र कुछ और नहीं होता, जैसे आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं, आपको अपने घर से अपने मित्र के घर जाना है और आपको आपके मित्र का एड्रेस नहीं पता है कि उसका घर कहाँ पर है, तो आपका मित्र एक आपको इमेज बना के दे देगा, एक चित्र बना के दे देगा एक कागज पर कि आप अपने घर से निकलना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, कुछ ऐसा चित्र बना के दे दिया और बोल देगा मेरे घर पहुंच जाओगे, ठीक है।
तो इसको वो माप कर नहीं बनाया है, वो अपने अंदाज में या फिर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस चित्र को बना करके आप दे दिया है। और आप जाएंगे अपने घर से, फिर जिधर मुड़ने के लिए वो चित्र में बोला रहेगा उधर मुड़ जाएंगे और अपने मित्र के घर पहुंच जाएंगे। तो रेखा चित्र कुछ और नहीं होता, यह कच्चे आरे को बिना किसी पैमाने पर खींचा जाता है, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। इसे हम रेखा चित्र मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यह बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और लास्ट और अंतिम है खाका। देखिए खाका क्या होता है, खाका कुछ और नहीं होता है, एक छोटे से क्षेत्र को, समझिए जैसे आपका घर हो गया, ठीक है, एक छोटे से क्षेत्र को बड़े पैमाने पर दिखाना ही खाका कहलाता है। जैसे आप घर बनवाने से पहले हमेशा इंजीनियर के पास जाते हैं। इंजीनियर क्या करता है, आपका जमीन का माप पूछता है कि आपकी जमीन कितनी है, फिर उस पर वह एक खाका बना करके दे देता है कि आपके बेडरूम की लंबाई इतनी होनी चाहिए, पूजा वाले कमरे की लंबाई इतनी होनी चाहिए, किचन रूम की लंबाई इतनी होनी चाहिए, हॉल की लंबाई इतनी होनी चाहिए। वो एक खाका तैयार करके दे दिया, जिसके माध्यम से फिर आप घर बनवाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि आपके कमरे की लंबाई और चौड़ाई उस पर व्यक्त कर देता है, उस पर दिखा देता है कि आपके कमरे की लंबाई इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, घर अपना बनवा लेते हैं। ठीक वैसे ही खाका होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। ठीक है, और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब बताइए, जब छोटी चीज का मानचित्र आप बड़े पैमाने पर बनवाएंगे तो आपको छोटी छोटी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।